Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. सतोलॉजी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सतोलॉजी का अर्थ होता है सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। उसके विपरीत है मिथोलॉजी, विच मीन झूठ, नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। पिछले हफ्ते हम लोगों ने सोमवार को हम लोगों ने मैं और अंकित जी ने डिस्कस किया था और कुछ ही घंटों में भारत ने पहला एक स्टेप लिया। पहला स्टेप है ये, आखिरी नहीं, पहला है और भारत इसमें पूरी तरह तैयार भी है। लेकिन आज मैं एक मानसिकता पे बात करूंगा। 7 उपाय होते हैं किसी भी सॉल्यूशन पे अचीव करने के लिए। साम, दाम, भेद, दंड, मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, पुस्तक में भी लिख चुका हूं। ये 7 उपाय होते हैं। इन 7 उपायों से हम अपना सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, उपाय ढूंढ सकते हैं हर किसी समस्या का। अब ये 7 उपाय हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। कलयुग में लड़ाई और झूठ और ये सामान्य होता है। सामान्य लड़ाई और झूठ किसी भी तरह, प्रपंच बड़ा साधारण होता है। पूरी दुनिया में प्रपंच ही चल रहा है, हर जगह। पहला उदाहरण है 1945 में, उसके पहले भी लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, बाद में यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। यूनाइटेड नेशंस बनाया गया ताकि जो लूट की जमीन थी कॉलोनाइजर्स के द्वारा, उसको फॉर्मलाइज किया जाए। क्योंकि तभी से आइडिया हो गया था कि अगले 100 वर्ष में पश्चिमी देशों की शक्ति बहुत कम होने वाली है और उनका सारा जो धन है वो आता है एशिया से, यानी कि जम्बूद्वीप से आता है। तो उन्होंने सारी पॉलिसीज इस तरह बनाई ताकि उनके साम्राज्य पे जो उनकी नकली जमीन हड़पी हुई है उस पे कोई क्वेश्चन ना उठाए। और उसके जरिए, यूनाइटेड नेशंस के जरिए, उन्होंने काफी चीजें करी। जैसे एक परमानेंट 5 ग्रुप बनाया यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशंस यूएनएससी का, जिसमें सिर्फ 5 ही देशों को अलाउ किया जो कि वर्ल्ड वॉर 2 और यूरोपियन वॉर 2 में विक्टोरियस थे। कॉलोनियल पावर्स, ये सब कॉलोनियल पावर्स है ना, यूएस, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके और 5वां आपको मालूम है चीन। भारत को उन्होंने ऑफर किया क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री था, लेकिन भारत ने मना कर दिया, तो चीन आ गया वहां। तो ये 5 देशों ने एक तरीके से अपना एक ग्रुपिंग बनाया और इन 5ओं ने एक दूसरे की प्रोटेक्शन करने की के लिए सारी पॉलिसीज बनाई। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं वो एक तरीके से इन 5 देशों के अधीन काम करते हैं। ये 1945 का सिस्टम था। क्या यूनाइटेड नेशंस कभी युद्ध रोक पाया कहीं पर? नहीं। पीस कीपिंग फोर्सेस वहां भेजी गई जहां पे यूरोपीय देश अपनी जान को दांव पे नहीं लगाना चाहते थे, तो दूसरों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो 5 से 15 हो गए, 15 का काउंसिल हो गया, ताकि उन देशों को भी जो ट्रूथ सप्लाई करते हैं रेगुलरली, उनको रिवॉर्ड किया जाए। फिर धीरे धीरे जो यूके पाउंड था वो रिजर्व करेंसी स्टेटस से खत्म हो गया 1945 के बाद। क्षमता नहीं रही अपने आप को डिफेंड करने की, यूएस डॉलर बन गया। और बाद में यूएस डॉलर का आपको मालूम ही है, पेट्रो डॉलर बन गया, फिएट करेंसी बन गया, यूएस रिजर्व करेंसी बन गया। उससे उन्होंने पूरे विश्व को कंट्रोल किया करेंसी से, कि उन्होंने अपनी करेंसी बोली कि इसको आप एक्सेप्ट करिए और हम आपको गारंटी देते हैं फेयर ट्रांजैक्शन का, एज लॉन्ग एज आप हमको फीस दें। पूरे विश्व ने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि कोई और चारा भी नहीं था किसी के पास, ना किसी के पास इतना दिमाग था या रिसोर्सेस थे, क्योंकि सब थक चुके थे 1945 के बाद। और कलयुग जो है हमको मालूम है कब से चल रहा है, जब से कृष्ण पृथ्वी से गए हैं तब से कलयुग चल रहा है। अब कलयुग शक्तिशाली होना शुरू हुआ, तो हमको तरह तरह की चीजें बेची गई, जैसे कि डेमोक्रेसी बेचा गया। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि क्योंकि पश्चिमी मानसिकता है तो पश्चिमी मॉडल पर ही चलेगा।
ईज़ी एक्सेस टू अदर पीपल। जैसे अगर आप कोई गेम बनाते हैं तो आपको सारे गेम के लूप होल्स मालूम है। उसी तरह सारे लूप होल्स गेम्स के इन सबको भी मालूम है। जब उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया, तो आप डेमोक्रेसी के माध्यम से वो आपके समाज में घुस गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से उन्होंने अपनी मीडिया एजेंसीज़ को आपकी ओर भेज दिया। ये सब रोमन स्ट्रैटेजीज़ है। पहले रोमन्स ने रिलिजन के नाम पे कॉलोनाइज़ किया था। इन लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी के नाम पे आपको कॉलोनाइज़ किया। जबकि भारत में लोकतंत्र बहुत पहले से है, रामायण काल से है, उसके पहले भी है। लेकिन उन्होंने ये सब काम इसलिए किया ताकि आप कभी भी आवाज़ ना उठाएँ। आपको थोड़ा बहुत आवाज़ देने का मौका मिले। आते-आते 2000 तक डॉट कॉम रिवॉल्यूशन, इसके थ्रू इनको एक नया आइडिया आया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सारे जो ओपिनियंस हैं उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया, डेटा बनाया। आपके बारे में सारे उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे करने शुरू किए। आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं या आप क्या करना चाहते हैं, वो सब ऑनलाइन कर दिया। सारे सर्वर्स किधर हैं? मोस्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़। अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आपकी गवर्नमेंट चेंज करना, राइट्स करवाना। सबसे पहला इसका जो यूज़ था वो था ट्यूनीशिया के राइट्स, आपको मालूम होगा। मुस्लिम ब्रदरहुड लेकर आए, लीबिया अनस्टेबल किया, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस बिग स्केल पे, पूरे स्केल पे। सब ओपिनियंस पे भड़काना लोगों को, जो भड़क सकते हैं उनको भड़काना, जो नहीं भड़क सकते उनको इग्नोर करना, उनको एक्सेस नहीं देना। तो सारे इंटेलिजेंट पीपल जो व्हिच कुड क्वेश्चन, उन पे बैन लगाना सोशल मीडिया का, उनको एक्सेस नहीं देना। और बाद में जब पता लगा कि बाकी लोग समझ गए आपका गेम, तो आपने उनको और फ्रीडम किया। फिर एक कलेक्टिव बना के दूसरे सोशल मीडिया को एक सोशल मीडिया से खरीदना करवाया। जो उनके नैरेटिव पे एक्सेस नहीं करता, उन दूसरों ने एक्सेस बनाना शुरू किया। तो सोशल मीडिया बिकेम ए बिग फोरम फॉर वॉर। जब पता लगा कि सोशल मीडिया भी मिसयूज हो रहा है, तो उन्होंने कुछ और कंट्रोल करने की कोशिश करी। वो क्या कंट्रोल है? सोचिए जरा, वो क्या कंट्रोल है? सोच के मुझे बताइए या कमेंट्स करके लिखिए, वो क्या कंट्रोल है? वो कंट्रोल है आपके जो आपकी जो कैपेसिटी है डिसीजन मेकिंग की, उसको रिप्लेस करना। कैसे करना? थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन्स को और डेटा को आपके विरुद्ध यूज करना। उनको पता लगा इनको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेट्स रिप्लेस द ह्यूमंस। ये सब ग्लोबल स्केल पे चल रहा है। इसी को कलयुग बोलते हैं। झूठ, लड़ाई, इंतजार। एक समय भी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने या असुरों ने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हो जिससे आपको या मुझको हमारी बुद्धि से, हमारे मन से, हमारे स्वधर्म से दूर न किया जाए। रोमन्स ने रिलीजन्स को यूज किया वेपन्स में, तो कि रोमन कैथोलिक्स आ गए। फिर इस्लामिज्म आ गया। और जब ये दोनों भी फेल हो रहे हैं, अब आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर नो लॉन्गर नीडेड बाय दिस पावर्स। तो उन्होंने धीरे-धीरे आपकी कैपेसिटी को कम करना शुरू किया, ताकि आप अपना बुद्धि को ही प्रयोग ना करें और आप उन पे डिपेंडेंट रहें। जो सेंट्रलाइज्ड करेंसी था वो भी फेल हो गया डीडॉलराइजेशन में। तो ऑल दीज़ प्लान्स नेचर ने इनका फ्रॉड किए हैं और कुछ लोगों ने मिलकर, जो कि आध्यात्मिक जीवन से संबंध रखते हैं। अब इनको पता लगा कि योग बहुत बड़ा खतरा है, योग। क्योंकि लोग योग में स्वतंत्र हो जाते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार पे कंट्रोल पा लेते हैं। तो युद्ध कैसे क्रिएट होंगे? अगर युद्ध नहीं होगा, तो लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में ही लोग कंट्रोल होते हैं। तो पूरी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे हर जगह एक तरीके से अच्छे लोगों की जीत होनी शुरू हुई है इस समय। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इन लोगों ने बनाया है 1945 से, उसको इसमें बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए आप देखेंगे बहुत भयंकर आक्रमण
आपके जीवन शैली पर, आपके सोचने के तरीके पे, आपकी बुद्धि के ऊपर और आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कली। कली देवता होते हैं। उनका काम है कि उन लोगों को प्रताड़ित करना जो भगवान से दूर है, हरिनाम से दूर है। और ये युद्ध का ही समय है हर जगह। युद्ध धर्म के लिए होता है। युद्ध धर्म के लिए होता है। मार-काट या हिंसा भी धर्म के लिए होती है। तो उसको वो हिंसा ही उसी हिंसा को भी अहिंसा बोला जाता है। ये ट्रेंड है पूरे हिस्ट्री का। मैं थोड़ा संक्षेप में बताया आपको, बट यही चल रहा है। अब आपको मैं कुछ ट्रबल स्पॉट्स दिखाता हूँ दुनिया के। एक तो पाकिस्तान का इश्यू बनाया गया। आपको मालूम ही है पाकिस्तान का ये इश्यू है। यहाँ पे येलो कर्सर आपको दिख रहा है। ये सारा पाकिस्तान का इश्यू है, जो आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट किया गया था 1945 में, ताकि भारत को नीचे रखा जाए, है ना? फिर आता है आपका ट्रबल स्पॉट जो आता है चीन वाला। चीन को अलाउ किया, चीन जो इतना सा एरिया है, फिजियान इस एरिया को चीन बोलते हैं। इस एरिया को अलाउ किया गया कि वो सारे कॉन्फ्लिक्ट स्पॉट्स को कवर करे इस एशिया में। तो चीनी गवर्नमेंट ने अंडर द पेट्रोनेज ऑफ द फाइव उसने मंगोलिया का लैंड लिया, इनर मंगोलिया बनाया। मंगोलिया यहाँ तक आता है, ये डेजर्ट पूरा एरिया मंगोलिया है। ये उन्होंने लिया। तिब्बत को हथियाया 1959 में और उन्होंने सेंट्रल एशिया पे इधर कंट्रोल करने की कोशिश करी। रशिया तो आपको मालूम ही है, कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स उसके चलते ही रहते हैं, सेंट्रल एशिया से भी चलते हैं और साथ में चाइना से भी चलते हैं। फिर उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट स्पॉट्स बनाए 1970 में इस एरिया में, ताकि लो तेल को कंट्रोल किया जाए। आपको मालूम है 1960 तक बहुत सारे देश मिडिल ईस्ट के रुपए ही यूज करते थे, इंडियन रुपी। इसको इंडियन टेरिटरी माना जाता था। ये सब टेरिटरीज इंडियन रुपी ही यूज किया जाता था। दुबई का एडमिनिस्ट्रेशन, दुबई में इंडियन रुपीज चलते थे वहां पे। ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बनाए गए। फिर स्पॉट्स बना दिए गए जहाँ पे लोग अपना धंधा कर सके। अफ्रीका में आपको मालूम ही है, पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जोन बनाया गया वहां पे चोरी करने के लिए। पूरा अफ्रीका इज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट किया गया यूरोपियन पावर्स में। 14 कॉलोनीज, 14 कंट्रीज फ्रेंच यूज करती हैं, फिर पोर्चुगीज, फिर वहां पे स्पेनिश यूज होती है कुछ जगह पे, और ज्यादातर जगह पे वहां पे इंग्लिश यूज होती है, क्योंकि ये पार्ट दिया गया था पोर्चुगीज को और ये पार्ट दिया गया था स्पेनिश को। पूरी जगह कॉलोनाइज किया गया। इसमें से एक भी कंट्री सेफ नहीं है, एक भी कंट्री नॉर्मल नहीं है। बहुत सुंदर देश है, नॉर्मल नहीं है। मेक्सिको, आपको मालूम है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स चलते ही रहते हैं अंदर, बाय द सेम पावर्स हु क्रिएटेड द बिग फाइव। उनकी वजह से ही हुआ। ड्रग वॉर्स चलते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स चलते हैं आपके आर्कटिक में, अभी शुरू होने वाला है। अलास्का को सॉल्व किया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स अंदर चलते रहते हैं। नेटिव अमेरिकन्स का जो पूरा जो इलाका है, ये पूरा नेटिव अमेरिकन्स का है। क्रॉन्च द्वीप है और ये पुष्कर द्वीप है। नेटिव अमेरिकन्स कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि वो आपके मेरे जैसे हैं, शांति प्रिय है। तो आप शांति प्रिय अगर रहेंगे तो आप कॉलोनाइज हो जाएंगे। इनको जैसे ही पता लगेगा आप नेगोशिएट कर सकते हैं, अपनी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, दे विल रूल ओवर यू। द मोमेंट दे नो दैट दे कैन यू कैन कॉम्प्रोमाइज, दे विल रूल ओवर यू। कॉम्प्रोमाइज, इनको अगर हिंट भी नहीं मिलना चाहिए कि आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हाँ? ये पूरे जितना भी ये रूल्स चल रहे हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं शांति के लिए। शांति के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, शांति आपको डिमांड करनी है। ये सारे टेरिटरीज जो है नेटिव अमेरिकन्स के थे, जो गायब हो गए, क्योंकि सब शांति चाहते थे और सबके शांति के चक्कर में सब गायब हो गए। क्योंकि दुनिया में जो भी शांति की बात करेगा वो कमजोर होता है, माना जाता है। ये दुनिया के नियम है। और इस तरह उन्होंने सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स क्रिएट करे, साउथ ईस्ट एशिया में क्रिएट करे। यहाँ पर इस्लाम आ गया और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की पूरा लिस्ट बना दी गई और एक कैथोलिक कंट्री बनाया गया, फिलीपींस, जिसको आप सभी जानते हैं। फिलीपींस को एक कैथोलिक कंट्री बनाया गया बाय फोर्स।
क्योंकि वो अलग था मेनलैंड से, उसको फोर्स किया स्पेनियर्ड्स ने, परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन, परमानेंट। लेकिन जहाँ पे ये लोग रहते हैं, वहाँ पे पीस ज़ोन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने पूरी तरह सेनाओं के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से पीस करी। बाकी सबको बोला गया आप नॉन वायलेंस फॉलो करें। महात्मा गांधी को हीरो बनाया गया नॉन वायलेंस का, ताकि एश्योरेंस मिल जाए इनको, आप आक्रमण नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा शांति से बैठ सकते हैं। अब क्या हुआ, ये सारा मानसिकता जो उन्होंने दूसरी जगह फैलाई थी, वापस उन्हीं देशों में आ गई, वोकिज्म के नाम पर। एक्सट्रीम एक्सट्रीम्स को ही जन्म देता है। अब वोकिज्म के नाम पर उन देशों में आ गए, अब उनको लग रहा है एजुकेशन सिस्टम जो हमने बनाया था कॉलोनाइजेशन वाला, वो खराब है, अब उसको चेंज करेंगे। कहाँ पे जाएंगे? रिवर्ट बैक टू ओल्ड रोमन कैथोलिसिज्म, रिवर्ट बैक टू प्योर इस्लामिज्म, उस पे चले जाएंगे, जो कि आक्रमणों पे बेस था। तो जब तक आप इनको टॉलरेट करते रहेंगे, जब तक इनको आप अधर्म बढ़ाने के लिए इनको टॉलरेट करेंगे, इनका अधर्म बढ़ाने के लिए, तब तक ये आपके सिर पे हावी रहेंगे। तो यहाँ पे नेटिव, इंडिजिनस और जो हिंदू और जो लोकल लोग हैं, हिंदू इंडिजिनस पीपल है पूरे भारत के, हमको अपनी रक्षा के लिए भी वही मापदंड अपनाने पड़ेंगे। हिंसा, धर्म हिंसा तथैव च। वही हिंसा को अहिंसा बोला जाता है। नहीं तो यही हालत होने वाला है हर जगह। न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच टेरिटरी, फिजी, ब्रिटिश टेरिटरी, समोआ, अमेरिकन टेरिटरी, ठीक है? ये पूरे पैसिफिक आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड्स, ब्रिटिश टेरिटरी, कुक आइलैंड्स, ब्रिटिश टेरिटरी। तो वही मापदंड अपनाने पड़ेंगे जो इनके हैं। आप इनको एश्योरेंस देंगे कि हम शांति चाहते हैं, फिर आपके सिर पे बैठेंगे, और कभी होने वाला नहीं है। शांति कभी होने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक हिंसा का भय इनको नहीं होगा, ये लोग आपको चैन से नहीं रहने देंगे। पाकिस्तान को, चाइना को एक नेसेसरी प्रॉब्लम बताया गया है, भारतीयों पे कंट्रोल करने के लिए। क्रिएट किया गया है उनको, दोनों को। रशिया को इसलिए नहीं किया कि रशिया भी इनका भी पार्ट है एक्चुअली। रशिया कभी आपसे दोस्त बनता है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है। इतिहास देख लीजिए। तो भारत जैसे देशों को, जो कि दूसरे देशों के लिए एग्ज़ाम्पल है, उनको स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेना पड़ेगा मिलिट्री के ज़रिए। क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार मिलिट्री सेनाओं के थ्रू होता है, कि मिलिट्री इतनी बड़ी हो कि चाइना जैसे 3 देशों को टेक केयर कर ले, उनसे बड़ी हो, डबल हो उनसे, तब जाके आपकी कोई बात सुनेगा। यही एरा ऑफ वॉर है, ये कलयुग है, यहाँ पे युद्ध ही होते हैं। तो ये जो हमको समझना है इस इंसिडेंट से, पहलगाम के इंसिडेंट से, कि जो भारत के डेवलपमेंट पे जो प्रहार हुआ है, उस डेवलपमेंट के प्रहार को रोकने के लिए हम लोगों को उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, और उनकी तरह ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। नहीं तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है। इसको मान के रखिए। और ये इतिहास है, और कलयुग में और आगे इस तरह की, तब जब तक भारत सैन्य शक्ति से इनको पूरी तरीके से खत्म नहीं करता है, भारत की कोई सुनेगा नहीं। भारत को चैन से डेवलप होने नहीं देगा, क्योंकि भारत के अंदर डेमोक्रेसी के नाम पे जो फॉल्ट लाइन्स डाली हैं, वोकिज्म के नाम पे डाली हैं, क्योंकि भारत बोलता है हम ओपन कंट्री है, प्राइड फील करता है, वी आर ओपन। तो भारत को इसी ओपननेस में पहले बढ़ाएंगे, देखो कितना ओपन कंट्री है, और उसी के थ्रू वो घुसेंगे और भारत को बर्बाद करेंगे। ये हमको सोचने की जरूरत है ना? इसी को इंद्रजाल बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। ये हमको सोचने की जरूरत है, और हमको यहाँ महाभारत से सीखना है कि किस तरह हम अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचाएं। ठीक है? तो बस यहीं पर इतना ही है। आप लोग शो को, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और हमको सपोर्ट कर सकते हैं हमारी रिसर्च में, हमारे गुरुकुल में सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग आगे एजुकेशन को लेकर चलें। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।